और आप सुन रहे हैं हॉरर पॉडकास्ट। दोस्तों, आज जो कहानी मैं लेकर आया हूं उसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और दिल कहेगा, बस अब आगे क्या हुआ। सितंबर 2023, उत्तराखंड के कालागढ़ वन। एक वन अधिकारी गायब हो गया बिना किसी निशान के, और जिस अधिकारी को उसे ढूंढने भेजा गया वो अगले 7 रातों में जो कुछ देखेगा वो आपकी नींद उड़ा देगा। ये उसकी डायरी है, ये उसकी कहानी है, और ये शायद उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। अगर आप दिल के कमजोर हैं तो यह वीडियो अभी बंद कर दीजिए, क्योंकि जो आप सुनने वाले हैं वो आपको जंगल की तरफ कभी मुड़कर नहीं देखने देगा। तो चलिए शुरू करते हैं वन अधिकारी की डायरी से वो 7 रातें। लेकिन शुरू करने से पहले आप सबसे मेरी बस एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां सुनना पसंद है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब ही मुझे और भी डरावनी कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। और हाँ, वीडियो को आधा जरूर देखिएगा, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है अगर आपने आधा सुन लिया तो पूरी कहानी सुने बिना आप रुक नहीं पाएंगे। तो चलिए बिना वक्त गंवाए सीधे चलते हैं इस हॉरर कहानी की दुनिया में और सुनते हैं अर्जुन सिंह राठौर की जुबानी में। मेरा नाम अर्जुन सिंह राठौर है, उम्र 32 साल। मैं उत्तराखंड वन विभाग में रेंज ऑफिसर हूँ। जो कुछ मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे साथ पिछले साल सितंबर में घटा था। आज भी जब मैं उस घटना के बारे में सोचता हूँ तो मेरी रीढ़ में एक ठंडी सिहरन दौड़ जाती है। मैंने कई बार सोचा कि इस अनुभव को किसी के साथ साझा करूं या नहीं। लोग पागल कहेंगे, मुझ पर हंसेंगे या फिर मुझे नौकरी से निकाल देंगे, लेकिन अब मैं चुप नहीं रह सकता। जो कुछ मैंने देखा, जो कुछ मैंने महसूस किया, उसे दुनिया को जानना चाहिए। सितंबर की पहली तारीख थी। मुझे मुख्यालय से एक आदेश मिला, कालागढ़ रिजर्व फॉरेस्ट के डिवीजन 7 में तुरंत रिपोर्ट करें। वहां के रेंज ऑफिसर प्रताप सिंह गायब हो गए हैं। आपको उनकी खोज करनी है और वहां की चौकी संभालनी है। कालागढ़ का नाम सुनते ही मेरे एक सीनियर अधिकारी का चेहरा पीला पड़ गया। अर्जुन, वहां मत जाओ, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। उस इलाके के बारे में अजीब बातें कही जाती। वह इलाका कुछ ठीक नहीं है। कैसी बातें? मैंने उन्हें पूछा। पहले तो वो थोड़ी देर चुप रहे, फिर बोले, कुछ नहीं, बस स्थानीय अंधविश्वास। तुम समझदार हो, तुम्हें मालूम है ये सब बकवास होती है। लेकिन उनकी आंखों में मैंने डर देखा था, असली डर। शायद वह मुझे चेतावनी भी दे रहे थे और मेरा हौसला भी नहीं तोड़ना चाहते थे। मैं 3 सितंबर की सुबह कालागढ़ पहुंचा। देहरादून से वहां तक का सफर लगभग 8 घंटे का रहा होगा। आखिरी के 50 किलोमीटर तो इतना खराब था कि कई बार मेरी जीप फंसते फंसते बची। जंगल बहुत घना था। सड़क के दोनों तरफ विशालकाय देवदार और बांज के पेड़ आसमान को छू रहे थे। जंगल इतना घना था कि धूप भी ठीक से जमीन पर नहीं पड़ रही थी। हवा में एक अजीब सी नमी थी, भले ही बरसात का मौसम खत्म हो चुका था। दोपहर 2 बजे मैं फॉरेस्ट चौकी पहुंचा। एक पुरानी लकड़ी की इमारत जो शायद अंग्रेजों के जमाने की रही होगी। उसके चारों तरफ जंगल ही जंगल। सबसे नजदीकी गांव भी 20 किलोमीटर दूर था। चौकी के बाहर 2 वन रक्षक खड़े थे, रामदीन और कल्लू। दोनों की उम्र 50 के करीब रही होगी। स्थानीय लोग थे। नमस्ते साहब, रामदीन ने हाथ जोड़े, लेकिन उसकी आंखों में स्वागत नहीं था, डर था। प्रताप सिंह कहाँ हैं? मैंने पूछा। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। साहब, वो 4 दिन पहले गश्त पर गए थे, अकेले, शाम को वापस नहीं आए। हमने खोजा बहुत की, पर कल्लू की आवाज कांप रही थी। पर क्या? साहब, उनका बैग मिला था सेंट्रल रिज के पास, बस उनका बैग और कुछ नहीं। मैंने अपना सामान अंदर रखा। चौकी में 3 कमरे थे, एक ऑफिस, एक स्टोर रूम और एक बेडरूम। बेडरूम में 2 पलंग थे। ये प्रताप साहब का बिस्तर है। रामदीन ने एक पलंग की तरफ इशारा किया। आप दूसरे पर सो सकते हैं। मैंने कमरे को ध्यान से देखा। सब कुछ सामान्य लग रहा था। एक मेज, एक कुर्सी, एक छोटी अलमारी। दीवार पर वन विभाग का कैलेंडर टंगा था। लेकिन फिर मेरी नजर मेज पर रखी एक नोटबुक पर पड़ी। मैंने उसे उठाया। वो प्रताप सिंह की डायरी थी। मैं डायरी के पन्ने पलटने ही वाला था कि रामदीन ने कहा, साहब, अंधेरा होने से पहले मैं और कल्लू गांव चले जाएंगे। यहां रात में कोई नहीं रुकता। क्यों? ड्यूटी तो 24 घंटे की है। रामदीन ने जवाब नहीं दिया, बस सिर झुका लिया। देखो भाई, मैंने सख्ती से कहा, मैं अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। तुम दोनों में से एक को यहां रुकना होगा। साहब प्लीज। कल्लू की आंखें भर आईं। यहां रात में अजीब चीजें होती हैं। कैसी चीजें?
दोनों चुप रहे। मैंने लंबी सांस ली। ठीक है, आज तुम जाओ, लेकिन कल से ड्यूटी रोस्टर के हिसाब से काम होगा, समझे? जी साहब। दोनों ने जल्दी जल्दी अपना सामान समेटा और चौकी से निकल गए। उनकी जीप की आवाज धीरे धीरे दूर होती गई और मैं अकेला रह गया। शाम के 5 बज रहे थे, लेकिन जंगल में ऐसा लग रहा था जैसे रात हो गई हो। मैंने चौकी की सभी बत्तियां जलाईं और जनरेटर स्टार्ट किया। फिर मैं वापस बेडरूम में आया और प्रताप सिंह की डायरी पढ़ने लगा। डायरी में मैंने पढ़ा कि 20 अगस्त, आज यहां आए 4 महीने हो गए। अभी तक इस जंगल की अजीबता की आदत नहीं हुई। रात में जो आवाजें आती हैं वो किसी भी जानवर की नहीं हो सकती। रामदीन और कल्लू कहते हैं कि यहां कुछ है। स्थानीय लोग इसे वनदेव का इलाका कहते हैं। मूर्खता है। डायरी में आगे लिखा था, 23 अगस्त, कल रात फिर वही आवाज आई, जैसे कोई खुरच रहा हो लकड़ी पर नाखून से। सुबह देखा तो चौकी की पिछली दीवार पर निशान थे, गहरे निशान। ऐसे कई किस्से मेरे साथ हो चुके थे। रामदीन कहता है कि गांव में एक बुजुर्ग हैं जो इस जंगल के बारे में सब कुछ जानते हैं। शायद मैं उनसे मिलूं। 26 अगस्त, आज उस बुजुर्ग से मिला। नाम है घनश्याम दत्त, 85 साल के हैं। उन्होंने कहा कि यह जंगल श्रापित है। 1947 में यहां कुछ हुआ था, कुछ ऐसा जिसने इस जंगल को हमेशा के लिए बदल दिया। उन्होंने मुझे चेतावनी दी, सेंट्रल रिज में कभी मत जाना, खासकर रात में। मैंने पूछा क्यों, तो बोले, वहां वो रहता है जो मर नहीं सकता, जो भूखा है, हमेशा भूखा। 29 अगस्त, मैं अब डरने लगा हूं। कल रात मैंने सपने में देखा, एक आदमी दिखा, लेकिन उसकी शक्ल इंसान की नहीं थी। आंखें नहीं थी, बस खाली गड्ढे, और उसके चेहरे के मांस के टुकड़े लटक रहे थे। वो मुस्कुरा रहा था। आज सुबह जब उठा तो मेरे कमरे की खिड़की खुली थी। मैंने रात में बंद की थी, पक्का बंद की थी। डायरी की आखिरी एंट्री 30 अगस्त की थी। उसमें लिखा था, 30 अगस्त, मुझे सेंट्रल रिज जाना होगा। वहां शिकारियों की सूचना मिली है। मैं जानता हूं यह खतरनाक है, लेकिन यह मेरी ड्यूटी है। अगर मैं वापस नहीं लौटा तो जो भी इसे पढ़े कृपया मेरे परिवार को बता देना। और हां, सेंट्रल रिज में कभी मत जाना, कभी नहीं। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने डायरी बंद की और खिड़की से बाहर देखा। अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था। तभी मुझे एक आवाज सुनाई दी, खुरच खुरच खुरच। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। यह आवाज चौकी की पिछली दीवार से आ रही थी। खुरच खुरच खुरच। मैंने अपना टॉर्च उठाया और धीरे धीरे बेडरूम से बाहर निकला। ऑफिस रूम पार करके मैं पिछले दरवाजे तक पहुंचा। आवाज अब रुक गई थी। मैंने टॉर्च जलाई और दरवाजा खोला। बाहर घुप अंधेरा था। टॉर्च की रोशनी में सिर्फ पेड़ों के तने दिख रहे थे। फिर मैंने दीवार पर टॉर्च की रोशनी डाली और जो मैंने देखा उससे मेरी सांस रुक गई। दीवार पर ताजा निशान थे, गहरे लंबे निशान, जैसे किसी ने पंजों से खरोंचा हो, लेकिन ये कोई जानवर के पंजे नहीं थे। ये इंसानी नाखूनों के निशान थे, बहुत लंबे नाखून। मैं वापस अंदर भागा और दरवाजा बंद कर दिया। सांसें तेज चल रही थीं। शांत हो जाओ अर्जुन, मैंने खुद से कहा। कोई जानवर होगा, भालू या कुछ और। लेकिन मैं जानता था कि भालू के नाखून ऐसे निशान नहीं बना सकते। रात के 9 बज गए थे। मैंने खाना बनाया लेकिन खा नहीं सका। भूख गायब थी। मैंने अपनी सर्विस रिवॉल्वर चेक की, 6 गोलियां थीं। रात के 11 बजे मैं बेडरूम में लेट गया। बत्ती जलाए रखी, आंखें बंद की, लेकिन नींद नहीं आई। आधी रात को फिर वो आवाज शुरू हुई, लेकिन इस बार सिर्फ खुरचने की आवाज नहीं थी। इस बार किसी के चलने की आवाज थी। चौकी की छत पर ढक ढक ढक, धीमे भारी कदम, ठीक मेरे कमरे के ऊपर। मैं बिस्तर पर जम गया, हिल नहीं सका। सांस रोक ली, कदम रुके। फिर एक नई आवाज आई, किसी के सूंघने की आवाज, जैसे कोई जानवर शिकार को सूंघता है। और तब मैंने सुना एक आवाज, धीमी, कर्कश, अजीब, अर्जुन। मेरा नाम। किसी ने मेरा नाम लिया था। मैं चीखना चाहता था, लेकिन आवाज गले में फंस गई। अर्जुन, तुम आ गए। छत पर फिर से कदमों की आवाज, ये बार खिड़की की तरफ आ रहे थे। मैंने रिवॉल्वर उठाई। हाथ इतना कांप रहा था कि मुश्किल से पकड़ में आई। खिड़की के बाहर एक साया दिखा, काला विकृत साया। फिर उस खिड़की पर कुछ थपथपाने लगा, धीरे धीरे, थप थप थप। मैंने आंखें बंद कर ली। मन में हर मंत्र
हर प्रार्थना दोहराने लगा जो मुझे याद थी। न जाने कितनी देर बाद वो आवाजें रुकी। जब मैंने आंखें खोली तो सुबह हो चुकी थी। सुबह 8 बजे रामदीन और कल्लू आए। मेरा चेहरा देखकर दोनों समझ गए। कुछ हुआ तो नहीं साहब? रामदीन ने पूछा। मैंने उन्हें सब बताया, दीवार के निशान, छत पर कदम, वो आवाज। कल्लू की आंखें फैल गईं। साहब, हम पहले ही बोले थे आपको, यहां रात में रुकना ठीक नहीं। वो इस इलाके में है। वो कौन? मैंने पूछा। दोनों ने फिर से एक दूसरे की तरफ देखा। साहब, आपको घनश्याम दत्त से मिलना चाहिए, रामदीन ने कहा। वही सब बता सकते हैं। ठीक है, चलो, मुझे उनके पास ले चलो। हम तीनों जीप में बैठे और गांव की तरफ चल पड़े। रास्ते में मैंने पूछा, प्रताप सिंह को तुमने आखिरी बार कब देखा था? साहब, 30 अगस्त की सुबह, कल्लू ने जवाब दिया। वो सेंट्रल रिज की तरफ गए थे। शाम तक वापस आने वाले थे, लेकिन वो कभी वापस नहीं आए। अगले दिन हमने पुलिस को खबर की। सर्च पार्टी गई। 2 दिन तक ढूंढा। बस उनका बैग मिला, एक पेड़ के नीचे, बाकी कुछ नहीं। बैग में क्या था? उनका वॉकी टॉकी, पानी की बोतल, नक्शा और उनकी डायरी का एक फटा हुआ पन्ना। क्या लिखा था उस पन्ने पर? रामदीन की आवाज कांपी। साहब, बस 2 लाइनें थीं। ये इंसान नहीं है, भगवान के लिए यहां किसी को मत भेजना। हम गांव पहुंचे। गांव छोटा था, शायद 20-25 घर। लोग गरीब थे लेकिन मेहनती लग रहे थे। हमें देखते ही कुछ लोग इकट्ठे हो गए। घनश्याम दत्त का घर गांव के आखिर में था। एक छोटी सी झोपड़ी में रहते थे। बाहर तुलसी का चौरा और दीवार पर कई देवी देवताओं की तस्वीरें थीं। बुजुर्ग बाहर चारपाई पर बैठे थे। सफेद दाढ़ी, गहरी झुर्रियां, लेकिन आंखें बहुत तेज। नए अफसर हो? उन्होंने मुझे देखते ही पूछा। जी, मैं अर्जुन सिंह राठौर हूं। बैठो, उन्होंने इशारा किया। मैं उनके सामने बैठ गया। रामदीन और कल्लू थोड़ी दूर खड़े हो गए। तुम्हें भी वो दिखा? बुजुर्ग ने सीधे पूछा लिया। मैंने कुछ सुना और निशान देखे। निशान काफी हैं। अगर तुमने उसे देख लिया तो शायद यहां ना होते। आप क्या बात कर रहे हैं? वो कौन है? घनश्याम दत्त ने लंबी सांस ली। तुम्हारे पास समय है? जी। तो सुनो, ये कहानी 1947 की है। जब देश आजाद हुआ था, उस समय यहां एक अंग्रेज अफसर था, मेजर जॉन हार्टले। वो यहां के जंगलों का इंचार्ज था। बहुत क्रूर आदमी था। स्थानीय लोगों को जानवरों से भी बदतर समझता था। बुजुर्ग रुके, फिर आगे बोले। अगस्त 1947 में जब अंग्रेज जा रहे थे तो हार्टले को भी जाना था, लेकिन जाने से पहले उसने कुछ किया, कुछ ऐसा जो माफ नहीं किया जा सकता। क्या किया? हमारे गांव की 7 लड़कियां गायब हो गईं। 7 दिनों में एक एक करके। सबसे छोटी 14 साल की थी, सबसे बड़ी 23 की। लोगों ने खूब ढूंढा लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। फिर एक दिन हार्टले भी गायब हो गया। उसके 2 गार्ड थे, मुंशी राम और बशीर खान। दोनों ने बताया कि हार्टले ने उन्हें एक रात छुट्टी दे दी थी। कहा था कि उसे सेंट्रल रिज में कुछ काम है, अकेले जाना है। वो गया और वापस नहीं आया। तो फिर घनश्याम दत्त की आंखों में एक अजीब सी चमक आई। फिर गांव के कुछ लोगों ने हिम्मत करके सेंट्रल रिज में खोजने का फैसला किया। मैं भी उनमें से एक था। तब मैं सिर्फ 17 साल का था। और आपने क्या देखा? बुजुर्ग का चेहरा पीला पड़ गया। आज भी, इतने साल बाद भी उस याद से वो कांप गए। हमने एक पुरानी झोपड़ी देखी, जंगल के बीचों बीच। दरवाजा खुला था, अंदर से बदबू आ रही थी, ऐसी बदबू जो मैंने कभी नहीं सूंघी थी। हम अंदर गए और जो हमने देखा, बुजुर्ग रुक गए, उनकी आंखें भर आईं। वो 7 लड़कियां वहां थीं, मरी हुई, और उनके बीच में हार्टले था। वो भी मरा हुआ, लेकिन उसकी मौत साधारण नहीं थी। उसकी आंखें गायब थीं, जीभ कटी हुई थी और उसके शरीर पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसे काटा हो। उस झोपड़ी की दीवारों पर कुछ लिखा हुआ था खून से, अंग्रेजी में। मुंशी राम को अंग्रेजी आती थी। उसने पढ़ा, आई ऑफर माई सेल्फ, टेक मी नॉट देम, आई एम योर्स फॉर एवर। मैं खुद को अर्पित करता हूं, मुझे ले लो, उन्हें नहीं। मैं हमेशा के लिए तुम्हारा हूं। मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। मतलब हार्टले ने किसी चीज को बुलाया था, किसी प्राचीन बुरी चीज को, शायद उन लड़कियों की बलि देकर, लेकिन आखिर में खुद ही उस चीज का शिकार बन गया, या शायद खुद को उसे दे दिया। लोगों ने उस झोपड़ी को जला दिया।
सारी लाशों का अंतिम संस्कार किया। सोचा कि सब खत्म हो गया, लेकिन 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 1 महीने बाद एक शिकारी लापता हो गया, फिर 2 महीने बाद एक लकड़हारा, फिर ये सिलसिला शुरू हो गया। हर कुछ महीनों में कोई ना कोई गायब हो जाता, हमेशा सेंट्रल रिज के आसपास। और जो लोग वहां रात बिताते हैं वो कहते हैं कि उन्होंने उसे देखा है, एक आदमी की शक्ल में, लेकिन वो इंसान नहीं है, उसकी आंखें नहीं हैं, सिर्फ खाली गड्ढे, और वो हमेशा भूखा है। मैं स्तब्ध था। ये सब सच है? तुम खुद ही देख लोगे बेटा। प्रताप सिंह भी नहीं माना था। सोचा था ये सब अंधविश्वास है, और अब वो भी। बुजुर्ग ने मेरा हाथ पकड़ा। उनकी पकड़ मजबूत थी। अर्जुन बेटा, मेरी बात सुनो। तुम यहां से चले जाओ, नौकरी छोड़ दो, अपनी जान बचाओ। वो चीज वो तुम्हें मार देगी। मैं नहीं भाग सकता, मैंने कहा। ये मेरी ड्यूटी है। ड्यूटी जान से बड़ी नहीं होती, लेकिन अगर मैं भाग गया तो और कोई आएगा और उसके साथ भी वही होगा। मुझे इसे खत्म करना होगा। घनश्याम दत्त ने मेरी आंखों में देखा, फिर धीरे से मुस्कुराए। तुम में हिम्मत है बेटा, लेकिन हिम्मत काफी नहीं है। तुम्हें तैयारी चाहिए। कैसी तैयारी? मेरे पास कुछ चीजें हैं पुराने तंत्र की। मेरे दादा तांत्रिक थे। उन्होंने कुछ मंत्र, कुछ यंत्र छोड़े थे, शायद वो काम आए। बुजुर्ग अंदर गए और एक पुराना थैला लेकर आए। उसमें से उन्होंने कुछ चीजें निकाली। एक ताबीज, काले धागे, कुछ जड़ी बूटियां और एक छोटी सी किताब। ये ताबीज हमेशा पहने रहना। ये काले धागे चौकी के सभी दरवाजों और खिड़कियों पर बांध देना। इन जड़ी बूटियों को जलाना, इनका धुआं उस चीज को दूर रखेगा। और ये किताब, इसमें एक मंत्र है, बहुत शक्तिशाली लेकिन खतरनाक भी। इसका इस्तेमाल तभी करना जब कोई और रास्ता ना बचे। मैंने सारी चीजें ले ली। शुक्रिया। शुक्रिया मत करो बेटा, बस जिंदा रहो। और हाँ, एक बात और। जी, अगर तुम्हें सेंट्रल रिज जाना ही पड़े तो दिन में जाना और सूरज डूबने से पहले वापस आ जाना। रात को वहां जाना मतलब मौत। चौकी वापस आकर मैंने सबसे पहले वही किया जो घनश्याम दत्त ने बताया था। सभी दरवाजों और खिड़कियों पर काले धागे बांधे, ताबीज गले में पहन लिया, जड़ी बूटियों को एक थाली में रखा बाद में जलाने के लिए। रामदीन और कल्लू मुझे देख रहे थे। उनकी आंखों में राहत थी। साहब, आप समझदारी की बात कर रहे हैं, रामदीन ने कहा। शाम होने से पहले मैंने दोनों से कहा, आज तुम में से एक यहां रुकेगा मेरे साथ। दोनों के चेहरे उतर गए। साहब प्लीज, ये आदेश है। कल्लू, तुम आज रुकोगे। रामदीन, तुम कल। कल्लू रोने लगा, सचमुच रोने लगा। एक 50 साल का आदमी बच्चे की तरह रो रहा था। मुझे बुरा लगा, लेकिन मैं सख्त बना रहा। देखो, हम सब मिलकर सुरक्षित रहेंगे। मैंने उपाय कर लिए हैं। शाम 6 बजे रामदीन चला गया। कल्लू और मैं चौकी में अकेले रह गए। कल्लू एक कोने में दुबका बैठा था, माला जप रहा था। मैंने जड़ी बूटियां जलाईं। एक तीखी लेकिन सुगंधित खुशबू फैल गई। अजीब बात यह थी कि इस खुशबू से मुझे थोड़ा बेहतर महसूस हुआ, ज्यादा सुरक्षित। रात 8 बजे हम दोनों ने खाना खाया। कल्लू थोड़ा शांत हो गया था। साहब, एक बात बताऊं? उसने धीरे से कहा। हाँ प्रताप साहब, वो भी आपकी तरह बहादुर थे। उन्होंने भी सोचा था कि वो इसे खत्म कर देंगे, लेकिन साहब, वो चीज, वो बहुत ताकतवर है। उसे मारा नहीं जा सकता, बस उससे बचा जा सकता है। हर चीज को मारा जा सकता है कल्लू। इंसानों को हाँ, जानवरों को हाँ, लेकिन जो इंसान भी नहीं, जानवर भी नहीं, उसे कैसे मारोगे? रात के 10 बज रहे थे। सब कुछ शांत था, बहुत शांत। जंगल से कोई आवाज नहीं आ रही थी, न चिड़ियों की, न कीड़ों की, न हवा की। जैसे पूरा जंगल सांस रोक के बैठा हो। 11 बजे कल्लू ऑफिस के फर्श पर लेट गया, लेकिन उसकी आंखें खुली थीं। मैं बेडरूम में गया, अपनी रिवॉल्वर तकिए के नीचे रखी, लेकिन सोया नहीं, बस लेटा रहा, सतर्क। लगभग आधी रात हो चुकी थी, सब नॉर्मल था। तभी अचानक छत पर कदमों की आवाज आने लगी, धीमे लेकिन साफ। ढक ढक ढक, फिर वही सूंघने की आवाज, फिर वो आवाज, अर्जुन। लेकिन इस बार कुछ अलग था। वो चीज, वो ज्यादा देर तक रुकी, छत पर घूमती रही, खिड़कियों पर थपथपाती रही, दरवाजे खुलवाने की कोशिश करती रही, लेकिन अंदर नहीं आ सकी। काले धागे काम कर रहे थे, जड़ी बूटियों का धुआं काम कर रहा था। लगभग 1 घंटे तक वो कोशिश करता रहा अंदर आने की। फिर अचानक सब रुक गया।
मैंने राहत की सांस ली, लेकिन तभी ऑफिस रूम से एक चीख सुनाई दी, कल्लू की चीख। मैं तुरंत दौड़कर बाहर आया। कल्लू खिड़की के पास खड़ा था, कांप रहा था, उसकी उंगली बाहर की तरफ थी। वो वहां है साहब, देखिए। मैंने खिड़की से बाहर देखा और मेरा दिल लगभग रुक गया। जंगल के किनारे पेड़ों के बीच कुछ खड़ा था, एक आकृति, मानव जैसी लेकिन विकृत, बहुत लंबी, शायद 7-8 फुट, और वो हमें देख रही थी। मैंने टॉर्च उठाई और उस तरफ रोशनी डाली। टॉर्च की रोशनी में मैंने उसे साफ देखा, और जो मैंने देखा वो मैं कभी नहीं भूल सकता। वो इंसान की शक्ल में था, लेकिन उसकी त्वचा सड़ी हुई थी, जगह जगह से मांस गिरा हुआ था, हड्डियां दिख रही थी, और उसकी आंखें, घनश्याम दत्त सही कह रहे थे, आंखें नहीं थी, बस 2 खाली काले गड्ढे। लेकिन सबसे डरावनी बात उसकी मुस्कान थी। वो मुस्कुरा रहा था, एक चौड़ी अप्राकृतिक मुस्कान। उसके दांत साधारण नहीं, नुकीले नाखून जैसे। वो बस खड़ा रहा, हमें देखता रहा, मुस्कुराता रहा, फिर धीरे धीरे पेड़ों में गायब हो गया। कल्लू बेहोश हो गया। मैंने उसे चारपाई पर लिटाया। मेरे हाथ अभी भी कांप रहे थे। मैंने उसे देख लिया था, उस चीज को देख लिया था जो प्रताप सिंह को ले गई, जो पिछले 4 महीनों से इस जंगल में थे, और अब वो मुझे ले जाना चाहता था। सुबह कल्लू घर चला गया, बुखार आ गया था उसे। मैं उसे जबरदस्ती नहीं रोक सकता था। रामदीन आया तो मैंने उसे कल रात की बात बताई। उसका चेहरा और भी ज्यादा पीला पड़ गया। साहब, अब तो आप समझ गए होंगे, यहां से चले जाइए, इस्तीफा दे दीजिए। नहीं रामदीन, मैं नहीं भागूंगा। तो फिर मुझे सेंट्रल रिज जाना होगा। क्या साहब, वहां जाना मतलब मौत। प्रताप सिंह को ढूंढना मेरी जिम्मेदारी है, और उस चीज को, उसे खत्म करना होगा। साहब, वो मर नहीं सकता, वो पहले से मरा हुआ है। हर चीज का एक कमजोर पॉइंट होता है रामदीन, बस उसे ढूंढना होगा। दोपहर 1 बजे मैं तैयार हो गया। बैकपैक में पानी, खाना, टॉर्च, मेडिकल किट, रस्सी और घनश्याम दत्त की दी हुई चीजें, रिवॉल्वर कमर में, एक बड़ा चाकू भी साथ लिया। साहब, मैं आपके साथ चलता हूं, रामदीन ने कहा। मैं चौंका। तुम? जी साहब, अकेले मत जाइए, 2 लोग होंगे तो बेहतर है। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा। शुक्रिया रामदीन, लेकिन नहीं, अगर मुझे कुछ हो गया तो कम से कम तुम लोग बता सकोगे कि यहां क्या हुआ। तुम यहीं रुको। अगर मैं शाम 6 बजे तक वापस नहीं आया तो पुलिस को बुला लेना। दोपहर 2 बजे मैं चल पड़ा। चौकी से सेंट्रल रिज की दूरी लगभग 8 किलोमीटर थी, घने जंगल से होकर। कोई पक्की सड़क नहीं, बस पगडंडी। पहले 2-3 किलोमीटर सामान्य थे। पक्षियों की आवाजें, कीड़ों की आवाजें, हवा की सरसराहट। जंगल जिंदा था, लेकिन जैसे जैसे मैं आगे बढ़ता गया, चीजें बदलने लगी। आवाजें कम होती गईं, हवा ठंडी और भारी होती गई। पेड़ों का रंग बदलने लगा, जैसे वो बीमार हों। पत्तियां पीली, तने पर काली फफूंदी, और एक अजीब सी बदबू, जैसे कुछ सड़ रहा हो। 4 किलोमीटर के बाद मैं एक जगह रुका। यहां एक पुराना बोर्ड था, जमीन पर गिरा हुआ। उस पर लिखा था, सावधान, आगे जाना मना है, खतरनाक इलाका। मैंने पानी पिया और आगे बढ़ गया। 5 किलोमीटर पर मुझे पहली चीज मिली, एक बैकपैक, फटा हुआ, गंदा। उसमें से कुछ कपड़े और एक पहचान पत्र निकला, प्रताप सिंह का पहचान पत्र। मैं सही रास्ते पर था। 6 किलोमीटर। यहां से सेंट्रल रिज शुरू हो गई थी, पहाड़ियों की एक श्रृंखला, घने जंगल से ढकी हुई। और यहीं मुझे वो झोपड़ी दिखी, घनश्याम दत्त ने जिसके बारे में बताया था, वो पुरानी झोपड़ी। लोगों ने इसे जला दिया था, लेकिन ये अभी भी खड़ी थी, जली हुई, टूटी फूटी, लेकिन खड़ी। मैं धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा। दिल तेजी से धड़क रहा था। झोपड़ी के पास पहुंचकर मैं रुक गया। बदबू यहां इतनी तेज थी कि उल्टी आने लगी। मैंने नाक पर रुमाल बांधा। दरवाजा नहीं था, बस एक खुला हुआ प्रवेश द्वार। अंदर अंधेरा था। मैंने टॉर्च जलाई और अंदर कदम रखा। टॉर्च की रोशनी में मैंने देखा, और काश मैंने न देखा होता। दीवारों पर खून, सूखा हुआ पुराना खून, और नए खून के दाग भी। फर्श पर हड्डियां, इंसानी हड्डियां, बहुत सारी। एक कोने में कपड़ों का ढेर, फटे हुए, खून से सने। मैंने उन्हें देखा। कुछ कपड़े फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की यूनिफॉर्म के थे, प्रताप सिंह की यूनिफॉर्म। और तभी मैंने उसे देखा। एक कोने में अंधेरे में कुछ पड़ा था। मैं पास गया, टॉर्च की रोशनी उस पर डाली।
एक शव, लेकिन इतना विकृत कि पहचानना मुश्किल था। लेकिन हाथ में घड़ी पहनी थी और उस घड़ी पर नाम खुदा था, प्रताप सिंह। मैंने उन्हें पा लिया, लेकिन इस अवस्था में पाऊंगा ये मैंने नहीं सोचा था। मेरी आंखों में आंसू आ गए। मैं नीचे बैठ गया। माफ करना भाई, मैं देर से पहुंचा। और तभी मुझे एहसास हुआ, बाहर अंधेरा हो रहा था, सूरज डूबने लगा था। मैं तुरंत उठा, मुझे यहां से निकलना था अभी। मैं बाहर की तरफ दौड़ा, लेकिन दरवाजे पर कोई खड़ा था। वही आकृति, आंखों के बिना, उस भयानक मुस्कान के साथ। अरे अर्जुन, आखिर तुम आ ही गए। उसकी आवाज कई आवाजों का मिश्रण थी, मर्दों की, औरतों की, बच्चों की, सब एक साथ। तुम प्रताप को भी यहां से ले जा रहे हो, कितने अच्छे हो। लेकिन वो तो खत्म हो गया। अब तुम्हारी बारी है। मैंने रिवॉल्वर निकाली और गोली चलाई। 1 बार, 2 बार, 3 बार गोलियां उसके शरीर में लगी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। वो बस हंसा। मूर्ख, मैं मर चुका हूं, तुम मुझे दोबारा कैसे मारोगे? वो मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे हटा। मेरी पीठ दीवार से लग गई। बहुत समय हो गया मुझे ताजा मांस खाए। प्रताप तो बहुत जल्दी खत्म हो गया। तुम शायद ज्यादा दिन चलो। उसने अपना हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां लंबी थीं, नाखून नुकीले जैसे पंजे। मैं हिल नहीं सकता था, डर से जम गया था। और तभी मुझे याद आया, ताबीज। मेरे गले में ताबीज था। मैंने झटके से ताबीज उसकी तरफ बढ़ाया। वो चीख मारकर पीछे हट गई। नहीं, ये क्या है? तुम्हारा अंत है, मैंने कहा और ताबीज को और आगे बढ़ाया। वो दरवाजे से हट गया। मैं दौड़ा, बाहर निकला और जंगल में भागने लगा। पीछे से वो चीख सुनाई दी, भाग मत अर्जुन, ये मेरा जंगल है, मैं तुम्हें ढूंढ लूंगा। मैं बस भागता रहा। ठोकर खाई, गिरा, फिर उठा, फिर भागा। अंधेरा हो चुका था। टॉर्च की रोशनी में बस इतना दिख रहा था कि आगे का रास्ता। पीछे से आवाजें आ रही थीं, पेड़ों के हिलने की, किसी के दौड़ने की। और वो हंसी, वो भयानक हंसी। मैं नहीं जानता कितनी देर भागा, शायद 1 घंटा, शायद 2। लेकिन अचानक मुझे दूर रोशनी दिखी, चौकी की रोशनी। मैंने आखिरी ताकत लगाई और उस तरफ दौड़ा। चौकी के दरवाजे पर पहुंचकर मैंने जोर से दस्तक दी। रामदीन ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। मैं अंदर गिर पड़ा। उसने तुरंत दरवाजा बंद कर दिया। साहब, आप ठीक तो है ना? मैं हाँफ रहा था। हाँ, वो पीछे है। और तभी वो चीज चौकी के पास आ गई, लेकिन अंदर नहीं आ सकी। काले धागे उसे रोक रहे थे। वो बाहर खड़ा रहा, घंटों, पूरी रात चौकी के चारों तरफ घूमता रहा, खिड़कियों पर थपथपाता रहा, दरवाजे तोड़ने की कोशिश करता रहा, लेकिन अंदर नहीं आ सकी। सुबह होते ही वो चला गया। मैं और रामदीन दोनों थक चुके थे, रात भर एक आंख से सोए थे। साहब, अब क्या करेंगे? रामदीन ने पूछा। मैंने घनश्याम दत्त की दी हुई किताब निकाली। अब इसे खत्म करना होगा। अगले 2 दिन मैंने वो किताब पढ़ने में बिताए। वो पुरानी संस्कृत में लिखी थी। मुझे संस्कृत थोड़ी आती थी, लेकिन पूरी नहीं। मैं वापस गांव गया और घनश्याम दत्त से मदद मांगी। उन्होंने किताब पढ़ी और एक पन्ने पर रुक गए। ये है प्रेत बाधा निवारण मंत्र, बहुत शक्तिशाली, लेकिन इसे करने के लिए तुम्हें उस जगह जाना होगा जहां वो चीज सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, जहां से उसकी शुरुआत हुई थी, वो झोपड़ी। हाँ, और तुम्हें रात में जाना होगा, पूर्णिमा की रात, जब उसकी शक्ति चरम पर हो। कब है पूर्णिमा? घनश्याम दत्त ने कैलेंडर देखा। 2 दिन बाद। 2 दिन। मेरे पास सिर्फ 2 दिन थे तैयारी के लिए। बुजुर्ग ने मुझे मंत्र सिखाया, बार बार दोहराया, जब तक मुझे पूरा याद नहीं हो गया। ध्यान रहे, उन्होंने कहा, मंत्र बोलते समय तुम्हारी एकाग्रता टूटनी नहीं चाहिए। एक बार भी डर दिखाया, एक बार भी ध्यान भटका तो मंत्र काम नहीं करेगा और वो चीज तुम्हें मार देगी। मैं सिर हिलाते हुए कहा, मैं तैयार हूं और तुम्हें कुछ चीजें चाहिए होंगी। उन्होंने एक सूची बनाई। सफेद कपड़े, लाल सिंदूर, दीपक, घी, कपूर और एक तांबे का बर्तन। मैंने सब चीजें इकट्ठी की। गांव के लोगों ने मदद की। जब उन्हें पता चला कि मैं उस चीज को खत्म करने जा रहा हूं, तो सबने हर संभव मदद की। एक बुजुर्ग महिला ने मेरे माथे पर तिलक लगाया। भगवान तुम्हारी रक्षा करे बेटा, तुम जो कर रहे हो वो हम सबके लिए कर रहे हो। आखिरकार पूर्णिमा की रात आ ही गई। शाम को मैंने सारी तैयारी की, सफेद कपड़े पहने, सारी जरूरी चीजें बैकपैक में रखी,
रिवॉल्वर भी साथ ली, भले ही पता था कि वो काम नहीं आएगी। रामदीन और कल्लू दोनों मेरे साथ चौकी तक आए। साहब वापस आ जाना, कल्लू ने रोते हुए कहा। मैं वापस आऊंगा, पक्का। रात 8 बजे मैं चल पड़ा। पूर्णिमा का चांद आसमान में चमक रहा था। इतना उजाला था कि टॉर्च की जरूरत नहीं थी। जंगल में अजीब सन्नाटा था, कोई आवाज नहीं, जैसे सब जानते हों कि आज कुछ बड़ा होने वाला है। 2 घंटे में मैं झोपड़ी के पास पहुंच गया। झोपड़ी अंधेरे में एक भूतिया छाया की तरह खड़ी थी। मैंने गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। प्रताप सिंह का शव अभी भी वहीं था। मैंने मन ही मन उन्हें प्रणाम किया। फिर मैंने झोपड़ी के बीचों बीच सारा सामान रखा। जमीन पर सफेद कपड़ा बिछाया, उस पर तांबे का बर्तन रखा। बर्तन में घी, कपूर और अन्य सामग्री डाली। फिर लाल सिंदूर से जमीन पर एक यंत्र बनाया। घनश्याम दत्त ने सिखाया था कैसे बनाना है। सब तैयार था, अब बस उसके आने का इंतजार था और मुझे ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। रात के ठीक 12 बजे वो आया। पहले एक ठंडी हवा चली, इतनी ठंडी कि मेरी सांस दिखने लगी। फिर वो बदबू, अलग परेशान किया जा रही थी सड़ांत की बदबू। फिर वो खड़ा था दरवाजे पर, वही आकृति, आंखों के बिना, मुस्कुराता हुआ। अर्जुन, तुम वापस आ गए। मैं जानता था तुम आओगे। सब आते हैं, सब मेरे पास आते हैं। मैं तुम्हें खत्म करने आया हूं, मैंने कहा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन मैं खड़ा रहा। वो हंसा। मुझे खत्म करोगे? मैं जॉन हार्टले हूं, मैं अमर हूं, मैं इस जंगल का राजा हूं। तुम एक राक्षस हो और हर राक्षस का अंत होता है। मैंने दीपक जलाया और मंत्र शुरू कर दिया। जैसे ही मैंने मंत्र शुरू किया, वो चिल्लाने लगा, नहीं, ये क्या कर रहे हो? वो मेरी तरफ बढ़ा, लेकिन यंत्र की सीमा में नहीं आ सका। जैसे एक अदृश्य दीवार हो। मैं मंत्र बोलता रहा, तेज, स्पष्ट, बिना रुके। वो झोपड़ी में इधर उधर दौड़ने लगा, चीखने लगा, दीवारों पर पंजे मारने लगा। नहीं, तुम मुझे खत्म नहीं कर सकते, मैं हमेशा रहूंगा, हमेशा। यह कहकर वह दरवाजे की तरफ भागने ही वाला था कि उससे पहले मैंने सिंदूर उठाया और दरवाजे की दहलीज पर फेंक दिया। जैसे ही उसका पैर सिंदूर पर पड़ा, वह जोर से चिल्लाया और गिर पड़ा। मैं रुका नहीं, बस मंत्र बोलता रहा। दीपक की लौ तेज होने लगी, यंत्र चमकने लगा, तांबे के बर्तन में सामग्री धधकने लगी और तभी उसके शरीर में दरारें आने लगी, जैसे वो टूट रहा हो। नहीं नहीं, प्लीज मुझे जाने दो, मैं इस जंगल से चला जाऊंगा, कसम खाता हूं। लेकिन मैं रुका नहीं। मैं माफी मांगता हूं, उन 7 लड़कियों से माफी मांगता हूं, प्रताप सिंह से माफी मांगता हूं, सबसे माफी मांगता हूं। प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी, 70 साल देर हो चुके थे। मैंने मंत्र का आखिरी भाग बोला, तेज आवाज में, पूरी शक्ति से। एक तेज रोशनी हुई, इतनी तेज कि मुझे आंखें बंद करनी पड़ी। एक चीख जो धरती से आसमान तक गूंजी। हजारों आवाजों की चीख, 7 लड़कियों की आवाजें, प्रताप सिंह की आवाज और उन सभी की आवाजें जो पिछले 70 सालों में इस राक्षस का शिकार बने थे। जब मैंने आंखें खोली तो झोपड़ी में सन्नाटा था। वो गायब हो गई थी। बस जमीन पर काली राख पड़ी थी। मैं उठा, पूरा शरीर दर्द कर रहा था, जैसे मैंने घंटों युद्ध किया हो। तभी मुझे कुछ महसूस हुआ। झोपड़ी में कुछ बदल गया था। वो भारीपन, वो अंधकार, वो बुराई की मौजूदगी, सब गायब हो गई थी। मैं बाहर आया, चांद अभी भी चमक रहा था, लेकिन अब जंगल अलग लग रहा था। हल्का, शांत, मुक्त। दूर से एक उल्लू की आवाज आई, फिर झींगुरों की आवाज। जंगल फिर से जिंदा हो गया था। मैं वापस झोपड़ी में गया, प्रताप सिंह के शव के पास घुटनों पर बैठ गया। आप अब शांति से रह सकते हैं, मैंने धीरे से कहा। वो चीज खत्म हो गई, हमेशा के लिए। मैंने उनके शव को सफेद कपड़े में लपेटा, उसे अपनी पीठ पर उठाया और वापस चौकी की तरफ चल पड़ा। सुबह 5 बजे मैं चौकी पहुंचा। रामदीन और कल्लू दोनों बाहर बैठे थे। मुझे देखते ही दोनों दौड़ कर आए। साहब, आप ठीक हैं? रामदीन ने पूछा। हाँ, और वो खत्म हो गया। दोनों की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने प्रताप सिंह के शव को देखा। चलो इन्हें घर ले चलते हैं, मैंने कहा। प्रताप सिंह का अंतिम संस्कार हुआ। पूरा गांव इकट्ठा हुआ। उनके परिवार को मैंने सब कुछ बताया, सच, पूरा सच। शुरू में उन्हें विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब घनश्याम दत्त और गांव वालों ने भी पुष्टि की तो उन्हें मानना पड़ा। प्रताप सिंह की पत्नी ने मेरा हाथ पकड़ा। आपने उसे खत्म कर दिया,
जिसने मेरे पति को मारा। शुक्रिया, कम से कम अब मुझे शांति मिलेगी कि उनकी मौत बेकार नहीं गई। अगले 3 दिन मैं चौकी में रहा, अकेला, लेकिन अब डर नहीं था। चौथी रात बिल्कुल शांत थी। कोई खुरचने की आवाज नहीं, कोई कदमों की आवाज नहीं, कोई आवाज मेरा नाम नहीं ले रही थी। 5वीं रात भी वैसी ही थी। मैं चैन की नींद सोया। महीनों बाद 6ठी रात को मैं चौकी की छत पर बैठा था, तारे गिन रहा था। जंगल से ठंडी ताजी हवा आ रही थी। एक हिरण चौकी के पास से गुजरा। उसने मुझे देखा लेकिन भागा नहीं। सब ठीक हो गया, मैंने खुद से कहा। आखिरकार सब ठीक हो गया। 7वीं रात, मेरी आखिरी रात कालागढ़ में। अगले दिन मुझे वापस मुख्यालय जाना था। शाम को गांव वाले आए। घनश्याम दत्त भी उनके साथ थे। सब मिठाई और फूल लेकर आए थे। अर्जुन बेटा, बुजुर्ग ने कहा, तुमने वो किया जो 70 सालों में कोई नहीं कर पाया। तुमने इस जंगल को मुक्त कर दिया, इस गांव को मुक्त कर दिया। हम सब तुम्हारे आर्णी हैं। मैंने सिर्फ अपनी ड्यूटी की, मैंने कहा। नहीं बेटा, तुमने अपनी जान की परवाह के बिना एक राक्षस से लड़ाई की। ये ड्यूटी से बढ़कर है, ये साहस है, ये बलिदान है। उस रात गांव वालों ने चौकी में एक छोटी सी पूजा की, शांति की पूजा, मुक्ति की पूजा। रामदीन और कल्लू भी रुके। पहली बार उनकी आंखों में डर नहीं था। साहब, कल्लू ने कहा, अब हम यहां रात में भी रुक सकते हैं। डर नहीं लगता अब। रात को हम सब बाहर बैठे थे, अलाव जलाया था, चाय पी रहे थे, बातें कर रहे थे। घनश्याम दत्त ने पुरानी कहानियां सुनाई, अच्छी कहानियां, भूत प्रेत की नहीं बल्कि वीरता और प्रेम की। आधी रात को सब चले गए। मैं अकेला रह गया। मैं बेडरूम में गया। प्रताप सिंह के बिस्तर को देखा। उनकी डायरी अभी भी मेज पर पड़ी थी। मैंने डायरी उठाई और अपने हाथों से आखिरी खाली पन्ने पर कुछ लिखा कि 7 सितंबर, आज 7वीं रात है। वो चीज खत्म हो गई। जॉन हार्टले का अंत हो गया। इस जंगल में अब फिर से शांति है। प्रताप भाई, आप अब शांति से रहें। आपकी कुर्बानी व्यर्थ नहीं गई। मैं कल यहां से जा रहा हूं, लेकिन इन 7 रातों को मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये रातें मुझे सिखा गई कि अंधकार कितना भी गहरा क्यों ना हो, प्रकाश हमेशा जीतता है। बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, अच्छाई हमेशा जीतती है। और सबसे महत्वपूर्ण, डर से भागना समाधान नहीं है, डर का सामना करना होता है। अर्जुन सिंह राठौर। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन प्रेस करें, कमेंट में अपनी राय जरूर दें। मिलेंगे अगली कहानी में। तब तक खुद का ख्याल रखना।